स्वागत है इस यथार्थ क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं इन 10-15 दिनों में आपको रीट लेवल सेकेंड और रीट लेवल फर्स्ट के बारे में जो जानकारियाँ दे पाऊँ मेरे अनुभव से और मेरे पूर्व ज्ञान के आधार पर और एनसीईआरटी से जितना नॉलेज प्राप्त होता है उसके आधार पर मेरा विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आज मैं ज्योग्राफी का केवल और केवल छठी की किताब आप ध्यान रखिएगा, छठी, सातवीं, आठवीं की किताबें ही मैं आधार बनाकर, हाँ उसका क्वेश्चंस का लेवल भले मैं 12वीं तक ले जाता हूँ वो मैटर अलग है, बट आधार बुक हमारी छठी, सातवीं, आठवीं ही होगी ये रीट के लिए। मैं ये उतना ही उपयोगी है जितना मेंस की परीक्षा जो टीचर्स भर्ती के लिए होगी वो भी उसमें काम आएंगे। चलिए हम सौर मंडल के बारे में बात करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में पहले पार्ट है सौर मंडल। सौर मंडल में जैसे कुछ बातें दे रखी है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो होती है, ठीक है ना, वो पूर्णिमा कहलाती है और नए चंद्रमा वाली रात जो होती है वो अमावस्या होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या होती है, ये ध्यान रखें, ये अमावस्या, ठीक है ना, ये नए चंद्रमा वाले। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि दिन आप हम सभी लोग रात के समय जो जो तारे वगैरह वगैरह देखते हैं, तारे चमकते हुए टिमटिमाते हुए, वो दिन में नहीं दिखाई देते। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसका मुख्यतः कारण है कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश और उसके प्रकिरण के कारण तारा की चमक हम तक दिन में नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब दिन में भी तारे होते हैं, हाँ कई बार एक्चुअली पर्सन भारी आ जाए तो दिन में भी तारे आपको दिखाई देने लग जाते हैं, ये बात अलग है। चलिए अब हम तारे के बारे में बात करते हैं। तारा हम किसे कहेंगे? एक तो आकार में जो आप सोचते हैं, जो आपकी सोचने की सीमा है उससे बहुत बड़ा होता है और वो स्वयं दीप्तिमान होता है, यानी कि गर्म होता है, यानी कि उसके पास अपनी ऊर्जा का स्रोत खुद होता है, वो तारा कहलाता है। ठीक है, वो गैसीय स्वरूप होता है और वे बड़ी मात्रा में उसका उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के अतिरिक्त अरबों तारे हैं, परंतु अत्यंत दूर होने के कारण उसकी उष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते। एक मैं आपके अस्तित्व के बारे में बात करूं तो वो ये है कि आप जिस सौरमंडल में रहते हैं ऐसे अरबों सौरमंडल हमारी गैलेक्सी में है। और ऐसी जिस गैलेक्सी दुग्ध मेखला में हम रहते हैं, ऐसी अरबों गैलेक्सियां हमारे ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता आ रहा है, होता हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अब एनसीईआरटी बेस पे ही नक्षत्र मंडल किसे कहेंगे कि ताराओं के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, तारा का एक विशिष्ट समूह, उसके द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर या उसे सप्तऋषि नाम दे सकते हैं। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि ये क्या है? तो ये नक्षत्र मंडल है, ठीक है ना। अब इसी के संदर्भ में आता है, एक्चुअल परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि मंडल की हम पता कैसे करते हैं? तो आप आसमान में देखेंगे तो एक आकार से बने हुए तारा का समूह देखेंगे, उसके आधार पर हम सप्तऋषि मंडल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और उसी के आधार पर हम ध्रुव तारे के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आसमान में हमेशा एक ही दिशा उत्तर में दिखाई देता है, एक ही दिशा उत्तर में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा
सप्तऋषि के द्वारा ध्रुव तारे को जाना जा सकता है। आप एनसीईआरटी का पहला पार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब वस्तु स्थिति यह है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर वो चमकता है। अब पृथ्वी के घूर्णन के कितना भी घूर्णन कर ले, पर ध्रुव पर वो निश्चित दिशा में रहेगा, इस वजह से वो एक स्थान पर दिखाई देता है, ठीक है ना। बाकी वाले तारे एक स्थान पर इसलिए नहीं दिखाई देते कि पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव उस पर होता है। चलिए, प्लैनेट यानी हम बात करते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह, प्लेनेट जो शब्द है, PLANET, प्लेनेट जो शब्द है वो प्लेनेटरी से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैंने सूर्य बोला है, इसका मतलब तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और वे जिनमें अपना स्वयं का उष्मा और प्रकाश नहीं होता। आप रात को चंद्रमा चमकते हुए देखते हैं, उसी तरह आप चंद्रमा पर चले जाइएगा तो चंद्रमा से आपको पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे, पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी। क्यों? कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और उसी से उष्मा प्राप्त करती है। दूसरी बात, वे उनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब कुछ हम बात करेंगे ऐसे ग्रहों के बारे में जिससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध, ठीक है ना, बुध के बारे में, ठीक है ना। टोटल एनसीईआरटी बेस है और जिसका परिक्रमण काल है वो सबसे कम है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ये कि ये सूर्य है, सूर्य से ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाएगी परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा, परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। एक दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, बेसिकली जो मैंने नोट किया है वो ये है कि जो सूर्य के दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, परिभ्रमण काल घटता जाएगा, परिभ्रमण काल घटता जाएगा। आप परिभ्रमण काल तो समझते हैं ना, अपने अक्ष पर घूमना, परिभ्रमण। अब जैसे देखिए इसका परिक्रमण काल जो है बुध का जो है वो 88 डेज है, ठीक है ना। और घूर्णन काल है वो 59 डेज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक निष्कर्ष आपके दिमाग में डाल ही देना कि सूर्य से ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती है परिक्रमण काल बढ़ता जाता है। अब आप जाहिर सी बात है, जैसे ये सूर्य है, बुध को ये चक्कर लगाना पड़ता है, बुध के बाद शुक्र को ये चक्कर लगाना पड़ता है, शुक्र के बाद पृथ्वी को ये चक्कर लगाना पड़ता है, पृथ्वी के बाद मंगल को ये चक्कर लगाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है परिक्रमण काल बढ़ रहा है, ठीक है ना, परिक्रमण काल बढ़ रहा है। चलिए, अब शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र जो है जिनका परिक्रमण काल है 255 डेज, यहां ध्यान दीजिएगा 255 डेज और 243 डेज उसका परिभ्रमण काल है, ठीक है ना। तो ये अपने ग्रह अपने यहां देखते हैं तो यहां एक नोट कीजिएगा कि सर्वाधिक परिभ्रमण काल कोई इसी ग्रह का है तो वो है शुक्र, सर्वाधिक भ्रमण काल, ठीक है ना, परिभ्रमण काल। दूसरा, और अगर परीक्षा में अगर पूछे कि किस ग्रह का परिभ्रमण और परिक्रमण काल लगभग समान है, तो 243 255 लगभग समान है, तो वो आपके शुक्र ग्रह के बारे में आएगा। हालांकि इसे भोर का तारा, सांझ का तारा वगैरह वगैरह कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसे।
और एक और चीज नोट करनी है आपको कि बुध और शुक्र के कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, हम बात करेंगे। उससे पहले हम पृथ्वी से आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, उनका आप नाम पता करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 2 उपग्रह कौन से हैं, ठीक है ना। उसका परिक्रमण काल जो है 687 मतलब 687 यानी 687 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन है 1 दिन। यानी कि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पृथ्वी के बराबर घूर्णन काल किस ग्रह का है, तो ये ध्यान रखिएगा वो है मंगल ग्रह का, पृथ्वी के बराबर, ठीक है। दूसरा, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अब ये 4 ग्रह, हालांकि मैंने पृथ्वी के बारे में विस्तार से नहीं बताया क्योंकि हम आगे देखेंगे। इन 4 ग्रहों कौन कौन से, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी होगी और मंगल हो गया। ये जो 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। पहला, ये कठोर चट्टाना से बने हैं तो इसे चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह यानी कि इनके ऊपर धरातल है, आप पैर टिका कर रह सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर इन ग्रहों का बाह्य ग्रहों के मुकाबले परिक्रमण काल कम है और परिभ्रमण काल ज्यादा है, एक चीज ये भी। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हुए ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पार्थिव ग्रह कहने का क्या मतलब है, चट्टानी ग्रह कहने का क्या मतलब है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति के बारे में उपग्रहों की संख्या आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, ठीक है ना। और फिर 2-3 प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हमारे सौर मंडल में, सौर परिवार में सबसे बड़े उपग्रह का नाम कौन सा है और वो किस ग्रह का है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बृहस्पति जिसका परिक्रमण काल 11 साल 11 महीना, ठीक है ना, और घूर्णन काल 9 घंटे 56 मिनट का है। और शनि के बारे में बात करेंगे तो वो जिनका परिक्रमण काल 29 साल 5 महीना है और घूर्णन काल है 10 घंटे और 40 मिनट का है। यूरेनस के बारे में बात करेंगे जिसका परिक्रमण काल है 84 साल और घूर्णन काल है 76.16 घंटे। और नेपच्यून जिसका परिक्रमण काल है 164 साल और घूर्णन काल है 16 घंटे 7 मिनट। चलिए, ये 4 ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्लेटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। 2006 के बाद 8 ग्रह ही प्रयोग में अध्ययन के तौर पर देखते हैं। इन ग्रह ये गैसीय स्वरूप है, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक है ना। इनको बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना, बृहस्पति जैसे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति, शनि और यूरेनस इनके चारों ओर शल्य हैं जो विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कणों और पट्टियां से बने हैं। सबसे कम घूर्णन काल और सबसे सर्वाधिक परिक्रमण काल बाह्य ग्रह का है। तो बाह्य ग्रह कौन से हैं, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। पार्थिव ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति ग्रह कौन से हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, तो अब एक प्रश्न और, सर्वाधिक घूर्णन काल, घूर्णन यानी परिभ्रमण, ठीक है ना, परिभ्रमण काल किसका है और सबसे कम परिभ्रमण यानी घूर्णन काल किसका है, ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। चलिए, एक और चीज, सौरमंडल के सभी ग्रह दीर्घ वर्ताकार, जो भी मैंने ये बताया ना, ये इस दीर्घ वर्ताकार में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, और उनका निश्चित परिपथ होता है। एक्चुअली में प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर करने का कारण ही यही था
कि वो उसका निश्चित परिपथ नहीं था, वो दूसरा के परिपथ में हस्तक्षेप ज़्यादा करता था। तो इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान रखें कि दूसरा के परिपथ में हस्तक्षेप नहीं करें। चलिए, शुक्र को पृथ्वी का आंतरिक ग्रह यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन, बता दिया था मैंने। चलिए, प्लेटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। कैसे? चलिए अब बात करते हैं, जिनको प्लूटाइड ग्रह भी बोलते हैं, प्लूटो को प्लूटो के समान, जैसे साइरस या सीरस, प्लूटो, और 2003 यानी 2003 यूबी 313, ये तीन मैंने बोनो ग्रह यानी प्लूटाइड ग्रह के बारे में बात बताई है। अब हम शूद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। शूद्र ग्रह किसे बोलते हैं? ग्रह शब्द आया है तो बेशक ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शूद्र शब्द आया है तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे आकाशीय पिंड है। ये दो बातें तो आपको पता चल जानी चाहिए। शूद्र शब्द छोटे को इंगित करता है, ग्रह शब्द सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो फिर अब बात कहां हुई? है का मंगल और बृहस्पति के मध्य एक शूद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, वहां पर सर्वाधिक शूद्र ग्रह मिलते हैं। अब ये कहां से आए? जब बिग बैंग थ्योरी को अपन मानते हैं, ठीक है ना, और द्वीप तारक परिकल्पना को मानकर सौर मंडल की कल्पना करते हैं, तब उनमें से टूटकर अलग हुए हैं ये ग्रह हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, शूद्र ग्रह की पट्टी किनके मध्य है? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कुछ बातें। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये ध्यान है क्या? मैंने लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, आइए आपको भी ध्यान में रखना है। पृथ्वी सूर्य से दूरी की दृष्टि से तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक है, आप दो प्रश्न एक हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह को याद कर देना, और दूसरा आकार के अनुसार ग्रह को याद कर देना, तीसरा आंतरिक ग्रह को याद करना, और चौथा बाह्य ग्रह को याद करना। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। चलिए, अब पृथ्वी के बारे में बात आ रही। अब ध्रुवों के पास पृथ्वी थोड़ी चपटी है। इस आकार को भूआब या लद्वक्ष गोलाब, भूआब, ठीक है ना, या इसको पृथ्वी आकार भी बोलते हैं, पृथ्वी आकार या लद्वक्ष गोलाब, ये बोलेंगे आप, ये जरूर ध्यान रखिए। चलिए, चपटी क्यों है? एक तो पृथ्वी के घूर्णन, और घूर्णन के कारण उत्पन्न ग्रेविटी फोर्स, उस ग्रेविटी फोर्स की वजह से, घूर्णन की वजह से ध्रुवों पर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगता है, इस वजह से थोड़ी चपटी है, पूर्ण गोलाकार नहीं है, यानी कि वो वर्त की तरह नहीं है। चलिए, दो तिहाई सतह, पृथ्वी की दो तिहाई सतह जो है वो पानी से ढकी हुई होने के कारण वो अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है ना, नीला ग्रह। दूसरा, यानी कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, जहाँ कहीं भी जीवन पाया जाता है वो पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन संभावित होने के बहुत सारे ऐसे संयोग पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, जिस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। बट ये रीड के लिए हम थोड़ा सा को अपने आप को रोकते हैं। चलिए, अब पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि उपग्रह हैं, उपग्रह को हम चंद्रमा कहते हैं। तो परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? उपग्रह पूछ रहा है। ये ध्यान, बृहस्पति के कितने चंद्रमा है, कौन से ग्रह के चंद्रमा नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
पृथ्वी का सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड कौन सा हुआ? चंद्रमा। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। चलिए, वो जो करीब 384 400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है, ठीक है ना। और उस वो पृथ्वी के पहले तो उपग्रह किसे कहेंगे? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। वो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है क्योंकि उसकी माई बाप पृथ्वी ही है, यानी कि वो पृथ्वी का ही बेटा है, यूं समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जाहिर सी बात है जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका भी चक्कर सूर्य के चारों ओर हो जाता है। ये थोड़ा सा आप मेंटली रूप से, तार्किक रूप से आप प्रिपेयर रहेगा कि भाई कि ऐसा नहीं है कि भाई चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पीछे घूमता रहता है और सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लग जाती है। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल लगभग समान है। इस वजह से हम धरातल पर यानी कि पृथ्वी पर रहते हुए हम उसका एक ही भाग देख पाते हैं। पर्सन ये भी पूछा जा सकता है यहाँ। पर्सन से हम पैरामीटर एक्चुअली में सी टेट के पर्सना की दृष्टिकोण रखते हुए भी अपन को थोड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि पर्सन लाइन दे रखे हैं, परिभ्रमण काल परिक्रमा काल लगभग समान है। हाँ, राइट है, यानी कि इन पर्सन ऐसे राइट राइट राइट, यानी इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। चलिए, और फिर चंद्रमा की सतह पर बहुत सारी खाइयां हैं, गड्ढे हैं, पर्वत है, तो इस वजह से चंद्रमा की सतह सपाट नहीं है, जैसे पृथ्वी की है वैसे भी वहां है। इसलिए उसकी चमक जो है ना जगह जगह पर धुंधली सी दिखाई देती है, उसका मुख्य कारण ये है। चलिए, अब उल्कापिंड के बारे में बात करते हैं। उल्कापिंड असंख्य, अब हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर असंख्य क्षुद्र ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। उनमें से कोई भी आकाशीय पिंड अगर वायुमंडल में पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना, और तो वो जल जाता है तो वो उल्का कहलाती है। और अगर वो पूर्ण रूप से न जलकर अगर नीचे आ जाता है पृथ्वी पर तो उसके उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है ना। और उल्का पिंड टकराने से पृथ्वी पर बहुत बड़ा नाश होता है। और डायनासोर, ठीक है ना, डायनासोर जुरासिक युग का अंत जो हुआ है वो उल्का पिंड टकराने से ही हुआ है। चलिए, मिल्की वे दुग्ध मेखला आप आपकी हम सबकी एक आकाश गंगा है। इसके साथ ही कुछ हमारे सौर मंडल के पर्सन जो इम्पोर्टेंट थे वो समाप्त हुए।